नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया है, अर्नी है तो बढ़िया करे। पाठ 4 साल में आप लोग, जिसके अंदर औद्योगिकीकरण का युग हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर अब तक हमने पढ़ लिया था आदि औद्योगिकीकरण किस प्रकार से हुआ था, फिर औद्योगिकीकरण क्यों हुआ, किस प्रकार कारखाने बने, किस प्रकार औद्योगिक परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तन ऐसे थे जिससे उसकी स्पीड बढ़ रही थी, यानी वो रफ्तार पकड़ रहा था, तो कुछ परिवर्तन ऐसे भी थे जिससे उसकी जो गति है वो मंद हो रही थी। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, औद्योगिकीकरण के आगे, कि अब हमें लास्ट में जहां छोड़ा था, हमने छोड़ा था कि लोग जो थे, व्यापारी जो थे, वो मशीनों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कि कुछ को लग रहा था कि हमें मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, तो कुछ को लग रहा था कि मशीनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि खर्चे में ज्यादा महंगी पड़ती है। यानी मशीनों का प्रयोग जो अब 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग जो कह रहा था हमें हाथ का श्रम चाहिए, हाथ का श्रम। अब हाथ का श्रम का मतलब है यहां पे सीधे मजदूरों से ही, यानी कुछ तो ऐसे थे जो मजदूरों से काम करवा रहे थे, और एक भाग बंट गया दूसरे भाग में जो कह रहे थे हमें वाष्प शक्ति चाहिए। वाष्प शक्ति, वाष्प शक्ति, भाप का इंजन वाष्प से तो था, यानी जो कह रहे थे हम मशीनों से प्रयोग करेंगे। यानी 2 भागों में बट गया कि श्रम शक्ति, इसको आप श्रम शक्ति नाम भी दे सकते हो भाई, कि श्रम शक्ति भी हाथ का श्रम या मजदूरों के द्वारा काम कराना यानी श्रम की शक्ति, या फिर वाष्प की शक्ति यानी मशीनों से प्रयोग कराना। इस प्रकार से जो उस समय का जो भी कार्य प्रणाली थी वो 2 भागों में बट गई कि कुछ तो हाथ का श्रम का प्रयोग कर रहे थे और कुछ वाष्प शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। तो हाथ का प्रयोग कौन कर रहा था? तो देखो, हाथ का प्रयोग वो लोग कर रहे थे भी, अगर मुझे मजदूरों से काम करवाना है तो उसके लिए पहली चीज क्या है कि वे मजदूर खुद होने चाहिए। सही बात है, गलत बात है? कि भी अगर मुझे मजदूर चाहिए काम करवाने के लिए तो उसके लिए पहली डिमांड तो ये होगी कि मजदूर होने चाहिए। अब मुझे 50 लोगों की जरूरत है और वहां पर लोग 10 ही हैं, तो बताओ मैं मजदूरों से काम कैसे करवा लूंगा? वहां पर मुझे मशीनों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यानी मजदूरों से काम करवाने के लिए सबसे पहले मजदूरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो ये उस समय कहां थी? तो ये संख्या उस समय ज्यादा थी यूरोप में। यूरोप में उस समय मजदूरों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा थी। अब आपको पता, अगर मजदूरों की संख्या ज्यादा है तो मशीनों पर पैसा कौन खराब करेगा? कहते खराब क्यों भाई, मशीनें उस समय महंगी तो आती थी। तो जो व्यापारी थे वो देख रहे थे कि भाई जब हमारे पास मजदूर है और वो भी बहुत तायत संख्या में, मतलब ये भी नहीं कि हमें 2 की जरूरत है तो हमारे पास 3 है, अगर 2 की जरूरत है तो 10 मजदूर है, तो हम मशीनों की तरफ जाए क्यों? एक कारण तो यानी यूरोप के अंदर जो है वो ज्यादा काम मजदूरों से हो रहा था, एक चीज। दूसरा, यूरोप के अंदर अगर काम की बात करूं तो यूरोप के अंदर जो है काम मौसम के आधार पर होता था। किसके आधार पर? मौसम के आधार। किस प्रकार भी? मौसम के आधार पर मतलब ये है कि यहां पर क्या आपको पता भाई, यूरोप के अंदर क्रिसमस मनाया जाता है और क्रिसमस दिसंबर में आता है, यानी सर्दियों में आएगा। नया साल ये भी सर्दियों में आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है सर्दी के अंदर जो है वो शराब खाने बहुत चलते हैं, क्योंकि शराब जो शरीर को गर्म कर देती है। शराब क्या कर देती है? शरीर को गर्म कर देती है, ठीक है। जहां जो है इनके निर्माण का कार्य, इनकी मरम्मत का कार्य भी कब होता था? सर्दियों में होता था। यानी अगर मोटा मोटी बात करें तो यूरोप के अंदर जो है कार्य जो है वो सर्दियों के अंदर होता था, यानी सर्दी के मौसम में जो है इनको मजदूर की जरूरत ज्यादा पड़ती थी। तो अब अगर आप बताओ कि इनको सिर्फ सर्दियों के अंदर काम के लिए मजदूरों की जरूरत है, अगर ये वहां पर मशीनों का प्रयोग करेंगे तो सर्दी में तो चलो मशीनों से अच्छा प्रयोग कर लेंगे, लेकिन गर्मी में वो मशीनें ऐसे ही पड़ी रहेंगी, कोई काम की नहीं आएगी। जब मजदूरों को तो निकाल दिया जाएगा कि भाई जितने दिन का काम उतने दिन काम करो, उसके बाद अपने घर पे जाओ। यानी उनका पैसा तो बच जाएगा पर मशीनों का पैसा बचेगा नहीं। इसलिए जहां पर मौसम के आधार पर काम हो रहा था और जहां पर मजदूर ज्यादा थे वहां पर अभी भी मजदूरों से ही कार्य करवाया जा रहा था, ठीक है। जहां पर मौसम के हिसाब से काम था, जैसे क्रिसमस हो गया, नया साल हो गया, उस समय शराब खानों में काम ज्यादा होता था, जहाज मरम्मत का काम होता था। तो इस समय क्या करते थे? यूरोप के लोग मजदूरों को बुलाते थे, उनसे काम करवाते थे, और जैसे सर्दियों का समय चला जाता था उनको फिर से काम से निकाल दिया जाता था। यानी यूरोप के लोगों के लिए जो है मजदूरों से काम करवाना जो है वो लाभदायक साबित हो रहा था। अगर वही बात करें अपन वाष्प शक्ति की,
यानी मशीनों का प्रयोग कहाँ होगा, तो निश्चित रूप से मशीनों का प्रयोग वहीं होगा जहां पर पहले तो काम ही होगा, जहां पर मजदूरों की संख्या क्या होगी, कम होगी। भी जहां पर मजदूर होंगे ही नहीं वहां पर मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा। कि अगर मेरे को जरूरत तो है 30 लोगों की, लोग मिल रहे हैं मेरे को 3, तो उन लोगों का भरपाई किससे करेंगे, मशीनों से करेंगे। यानी वाष्प शक्ति का प्रयोग वहां हो रहा था जहां पर मजदूरों की संख्या कम थी। और मजदूरों की संख्या कम कहां थी, तो उस समय मजदूरों की संख्या कम थी अमेरिका में। अमेरिका में जो है मजदूर ज्यादा नहीं थे। ये 8 नंबर 3 के अंदर पढ़ा था ना कि अमेरिका के अंदर खेती करने के लिए लोग नहीं थे, इसलिए जो है उपनिवेशों से, यहाँ से क्या नाम है इसका, अफ्रीका से लोग भेजे जा रहे थे, यूरोप से भी लोग आ रहे थे, तो यानी मजदूर तो थे ही नहीं ना अमेरिका में। तो अमेरिका के अंदर किसका प्रयोग किया जा रहा था, मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था। तो इस प्रकार से ये 2 भागों में बंट गए, एक हाथ का श्रम और एक वाष्प शक्ति। ठीक है, अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि किस प्रकार से हाथ का श्रम का प्रयोग किया जा रहा था और किस प्रकार से वाष्प शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था। जहां पर मजदूर ज्यादा थे वहां पर हाथ के श्रम का प्रयोग किया जा रहा था, और जहां पर मजदूर कम थे वहां पर वाष्प शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था। यानी अभी तक हमने औद्योगिकीकरण में ये पढ़ लिया कि औद्योगिकीकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उसने रफ्तार पर, तो हमने बात कर ली किस प्रकार से मजदूरों का प्रयोग होता था, किस प्रकार से मशीनों का प्रयोग होता था। अब हम बात करेंगे मजदूरों की जिंदगी, कि भाई उस समय यूरोप के अंदर मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार की थी। तो देखो बच्चों, अगर मजदूरों की जिंदगी की बात करोगा तो आल आया की जिंदगी कठई कदे चौकी होनी। बुगाड़ों ने सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, आगे बाई कहानी है। एलाई जीवन में या संसार में आवी लिए दुनिया की रही सही गली कट्टी हाजी हुजूरी एक करला बेचारा सबसे ज्यादा काम करे, फिर भी वो ने सम्मान भी कौन मिला है, वो वेतन भी कौन मिला है। ठीक है, आई स्थिति भी टाइम ब्रिटेन में हो रही, यानी यूरोप में हो रही। क्या हो रही, यूरोप के अंदर क्या बताया था मैंने, यूरोप में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता था, मौसम के आधार पर काम मिलता था। बताया था ना कि इसमें जो काम मिलेगा वो मौसम के आधार पर मिलेगा। यानी जब सर्दियों का टाइम होता था, जब ठंड के महीने होते थे, उस समय तो इनके पास काम होता था खूब, कि उस समय जो है सभी प्रकार के इनके उत्सव आते थे, जहाज रिपेयर होते थे, तो इनके पास उस समय तो बढ़िया काम होता था। लेकिन जैसे ही सर्दियां चली गई और आ गई गर्मी, अब इनके पास कोई ज्यादा खास अच्छा काम होता नहीं था। अब इनके पास काम नहीं होगा तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी, खराब। इसलिए ये बेचारे क्या करते थे, ये बेचारे छोटा मोटा जो भी काम इनको मिलता था वो काम करते थे, और अपना अमूमन जो टाइम है वो टाइम जो है पुल वगैरह के नीचे रहकर गुजारते थे। यानी वे पुल के नीचे सो जाता, बढ़िया को खाना पानी पी के कुछ छोटो मोटो जो भी काम मिलता ना भी काम ना करता है। अब ठंड में रहोगे, सर्दी तो भाई अगर यूरोप की साइड में जाओ तो भाई 4 की जगह 6 महीना हो जैसी, ज्यादा तो होनी को नहीं। तो अब इतनी दिन तो उनके पास काम रहेगा, अब आधा साल रह गया, उस आधे साल क्या करे, तो इनको मजबूरी में ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ते थे जिनसे सिर्फ इतना ही वेतन मिलता था कि भाई आपको पेट भर सके। तो यानी मजदूरों की जिंदगी तो खराब थी। एक तो इस कारण से खराब थी कि मौसम के आधार पर काम था, जिनके कारण इनको काम नहीं मिलता था, और एक दूसरा कारण ये था जिससे मजदूर जो लोग थे वो बहुत चिढ़ते थे कि इस कारण ने हमें बेरोजगार कर दिया है, वो कारण था तकनीक। क्या था, तकनीक, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, एक दूसरा नाम है वो प्रौद्योगिकी, और लिख दिया पेपर में ही मिला वो प्रौद्योगिकी। यानी प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्निक, टेक्नोलॉजी या तकनीक, यानी प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक या टेक्नोलॉजी। इससे मजदूर बहुत चिढ़ते थे या बहुत डरते थे, ये भी बोल सकते हो, बहुत डरते थे या बहुत चिढ़ते थे। क्यों, इनका भी इसका एक कारण था। इनका कारण ये था कि जैसे ही नई कोई प्रौद्योगिकी, नई कोई टेक्नोलॉजी आती थी तो उससे सबसे पहले मजदूरों की जिंदगी इफेक्ट होती थी। किस प्रकार से, इसका एक उदाहरण देके आपको दिया गया आपकी बुक में, वो है स्पिनिंग जेनी मशीन। स्पिनिंग जेनी मशीन, अजीब सा नाम है। स्पिनिंग यानी जो हम ऊन वगैरह काटते हैं ना उसमें प्रयुक्त होता है, उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है स्पिनिंग, इंग्लिश का शब्द है। अब जेनी गुणा तो मनी भी गुण होगा, लेकिन जेनी भी को नाम है, शायद बनाए भी को नाम हुआ, यानी स्पिनिंग जेनी मशीन। आसाना के लिए बात है, बनाए भी को नाम होगा नहीं, स्पिनिंग जेनी मशीन। देखो थाने बिंदी करी ना स्क्रीन पर थारी पारी, स्पिनिंग जेनी मशीन। ये टाइप की मशीन होती है, इससे क्या करता, ऊन का तय करता।
अब जब ये मशीन जो है वो उद्योगों में लगनी चालू हो गई, तो क्या हुआ कि जो स्त्रियां ये काम पहले करती थी उनसे उनका काम छीन लिया गया। और वो स्त्रियां जो हैं ये बताते हैं काफी समय तक उन स्त्रियों ने क्या किया, जहां भी जिन भी उद्योगों में मशीन प्रयुक्त होती थी वहां पर जो है इन्होंने आक्रमण करने यानी हमले करने प्रारंभ कर दिए कि चलो आ मशीन प्रयुक्त हो रही है ने बटी पूग जाता, अभी मशीन ने जहाँ तोड़नो वड़नो बड़ा हमला करना चालू कर देता। ये महिलाएं आपका बोला ना बर्तन भांडा से लेके जाती बैठा अगला की छाती के ऊपर, और अगले छाती के ऊपर जाके मेरे चश्मे मोरा ला दिए थे, अगला की छाती पर जाके मशीन ने तोड़ा फोड़ी करे लाग जाती। और एक बार नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो है इन्होंने मशीनों को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास यानी खत्म करने का, तोड़ने का प्रयास किया था, अलग अलग जगह पर हमले किए थे। यानी मजदूरों की अगर जिंदगी का हम अंदाजा लगाएंगे तो उनकी जिंदगी कोई बेहतर जिंदगी, अच्छी जिंदगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने अब तक तीनों के तीनों पार्ट में किया है, भारत में राष्ट्रवाद को छोड़कर पहले एक पढ़ते थे फिर दूसरा करते थे, तीसरे पार्ट में किया था ना, पहले एक पढ़ा भूमंडलीकरण पढ़ा फिर उसको भारत से कंपेयर किया, ठीक उसी प्रकार से हमने औद्योगिकीकरण पढ़ा। अब हम औद्योगिकीकरण को कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे भारत से कि भारत का औद्योगिकीकरण के भारत में उस समय औद्योगिकीकरण किस प्रकार था, भारत का औद्योगिकीकरण नाम आओ या भारत में औद्योगिकीकरण नाम आओ, बात एक ही है, मैं कर दो इसको। या फिर कई बार भारत नाम नहीं आता है तो क्या नाम आता है, उपनिवेश, कि गुलाम था ना भारत यूरोप का, ब्रिटेन का, ये भारत जो ब्रिटेन का गुलाम था, यानी उपनिवेश, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण। यानी आपको पेपर में पूछ सकता है कि उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण किस प्रकार हुआ, उसके बारे में समझाइए, या भारत में औद्योगिकीकरण किस प्रकार हुआ उसके बारे में समझाइए, आपसे पूछा जा सकता है। काय या मैं उससे फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो यहां पर एक बात और साबित होती है इतिहास में कि जो मैकाले वगैरह जैसे लोग हमें कह रहे थे कि हम असभ्य हैं, भारत को तो सभ्यता का ज्ञान ही नहीं है, उस मैकाले जैसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसी भारत के अंदर जो है वो औद्योगिकीकरण के समय से ही सूती जो कपड़ा है, सूती जो कपड़ा है, इसके अंदर भारत का जो है पूर्णतः समृद्ध रूप से दबदबा था, समृद्ध रूप से जो है भारत इस उद्योग को कर रहा था। यानी सूती कपड़े के अंदर जो है भारत प्रारंभ से ही समृद्धशाली, शक्तिशाली और संपन्न था, और इतना संपन्न था कि भारत के कपड़े की कहीं भी कोई तुलना नहीं थी। क्यों? क्योंकि भारत का जो कपास था वो महीन था, यानी इसके जैसे महीन कपास का कपड़ा जो है कहीं पर भी बनाया जाता नहीं था। सबसे ज्यादा डिमांड के अंदर, क्वालिटी के अंदर अगर कहीं का कपड़ा होता था तो वो भारत का होता था, सूती कपड़ा हो, रेशमी कपड़ा हो, भारत का ही जो है उस समय जो है पूरे विश्व के अंदर दबदबा बनाए हुए था। और जो ये अंग्रेज थे वो भी भारत की समृद्धता को, संपन्नता को देखकर ही भारत की ओर आए थे। और वही मूर्ख लोग जो है हमें कह रहे हैं कि हम असभ्य हैं। अगर हम अब असभ्य हैं तो आप यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए क्यों? असभ्य लोगों के पास इतना समृद्धशाली व्यापार किस प्रकार से था? ये इससे यही पता चलता है कि भारत हमेशा से ही संपन्नशील, समृद्धशील और शक्तिवान राष्ट्र था, है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक भारत जो है इसी प्रकार से रहेगा। तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश के ऊपर गौरव करने के लिए आपके पास एक नहीं विभिन्न कारण है। तो अब बात करते हैं सूती कपड़ा की। बीच बीच में मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊं, सूती कपड़े की बात करते हैं। तो सूती कपड़ा क्या है, उस समय भारत जो इसके अंदर समृद्ध रूप से काम कर रहा था, भारत का जैसा कपास जो है वो कहीं पर मिल रहा नहीं था। और भारत जो ये व्यापार है वो 2 बंदरगाह से करता था। कैसे करता था? 2 बंदरगाह। बंदरगाह क्या है? बंदरगाह से मतलब वो मत समझ लियो जिसमें बंदर वगैरह रहे। बंदरगाह का मतलब है कि जो समुद्र पे अपने व्यापार करते हैं, तो समुद्र में जहां जाते हैं, जहां जाके रुकते हैं, यानी जहां पर माल लोड होगा फिर वहां से जहाज रवाना होंगे, फिर वहां से जहां जाएंगे, वो जो क्षेत्र उसे बंदरगाह कहते हैं। और भारत उस समय 2 बंदरगाह से पूरा व्यापार कर रहा था। एक का नाम है सूरत बंदरगाह, हुगली बंदरगाह, हुगली बंदरगाह। सूरत बंदरगाह तो गुजरात में और हुगली बंदरगाह था कलकत्ता में। याद रखूंगा सूरत जो है सुगली, सूरत
सुगली, हुगली नहीं, सूरत सुगली। यानी भारत व्यापार कहां से करता था? सूरत सुगली से। सूरत सुगली, बार बार में क्यों? जी हाँ मैं बोल रहा हूं, थाने भी सागर रिपीट करना है, पर धीरे धीरे बोलना है। सूरत सुगली, सूरत सुगली से जो है भारत व्यापार करता था। अब भारत अगर व्यापार करा तो इसको कौन नियंत्रित करते थे? उसको नियंत्रित करते थे उस समय के भारतीय व्यापारी, भारतीय व्यापारी। यानी पूरा जो इन दोनों बंदरगाहों का नियंत्रण था वो भारतीय लोगों के पास था। यानी अगर हम इसका पूरा मोटा मोटा निकाले तो भारतीय लोग उस समय समृद्ध तो थे औद्योगिकीकरण के अंदर, लेकिन जैसे मैंने बताया था अब भारत में प्रवेश किया था अंग्रेजों ने। प्रवेश तो काफी समय पहले कर लिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या कर दिया था, इन्होंने राजाओं से छूट लेनी चालू कर दी थी कि भी कोई ने तो पैसा दे दिया, साल भर का था नहीं था, पैसा दे देगा, वहां छूट दे दो, कोई क्या छूट ली, कोई क्या छूट ली, छूट लेनी चालू की थी। और धीरे धीरे व्यापार पर अपना एकाधिकार करना प्रारंभ किया था कि इस क्षेत्र से हम व्यापार करेंगे, इस क्षेत्र से हम व्यापार करेंगे, इस प्रकार से करना चालू कर दिया। अब अंग्रेजों ने इस चीज पर गौर किया कि ये जो दोनों बंदरगाह है, अगर हम यहां से व्यापार करेंगे, यहां से अपना सामान लेके जाएंगे, यहां से अपना सामान लाएंगे, तो हमें भारतीयों के नियंत्रण में ही कार्य करना पड़ेगा, उनको शुल्क भी देना पड़ेगा, उनसे टैक्स जो भी वो नियम बनाएंगे उन नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है हमें भारतीयों के अधीन होकर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने ही दो बंदरगाह बना ले, तो काफी टाइम हो गया था, 1600 में आए थे वो, अगर हम अपने ही दोनों बंदरगाह बना ले, 2 या 3 या अपने जितने भी बंदरगाह बना ले, या एक भी बंदरगाह बना ले, तो अब वो व्यापार जो है वो धीरे धीरे हमारी ओर से होना चालू हो जाएगा और हमें इनकी आवश्यकता नहीं होगी, हम इनके अंडर में काम नहीं करेंगे, हम अपने अनुसार ही अपने एकाधिकार हो गया। अब वहां पर दूसरा तो आगे व्यापार कर ही नहीं सकता, तो अगर अंग्रेज चाहेंगे उतना सामान भेजेंगे खरीद कर और चाहेंगे उतना सामान मंगवाएंगे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर आएंगे तो हिसाब होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने बंदरगाह बनाने प्रारंभ किए और एक बंदरगाह बनाया बंबई बंदरगाह और दूसरा बनाया कलकत्ता बंदरगाह। यानी अंग्रेजों ने अपने 2 बंदरगाह बनाए, एक बंबई बंदरगाह और एक कलकत्ता बंदरगाह। और इन दोनों बंदरगाहों ने क्या किया, सूरत और सुगली यानी हुगली, इन दोनों बंदरगाहों को कमजोर कर दिया। यानी इन 2 नए बंदरगाहों के निर्माण से ये दोनों बंदरगाह कमजोर पड़ने चालू हो गए और व्यापार धीरे धीरे इन दोनों बंदरगाहों की ओर खिसकना चालू हो गया। यानी मोटा मोटी बात करें तो ये प्रश्न आ सकता है कि सूरत बंदरगाह किस कारणों से कमजोर पड़ा या हुगली किस कारण से कमजोर, तो आपको लिखना है अंग्रेजों ने 2 नए बंदरगाह बनवाए थे, उन दोनों बंदरगाहों के कारण व्यापार उधर धीरे धीरे खिसकने लगा और उसके कारण सूरत और हुगली बंदरगाह धीरे धीरे कमजोर पड़ना चालू हो गए। यहां तक तो हमारे समझ में आया कि भारत जो है वो जो औद्योगिकीकरण में समृद्ध रूप से काम कर रहा था और अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो है अपने अधीन व्यापार को लेना प्रारंभ किया था। अगर हम इसी औद्योगिकीकरण में बात करें तो भारत जिसके दम पर पूरा औद्योगिकीकरण का कार्य कर रहा था वो था सूती कपड़ा, था या नहीं था? और सूती कपड़े को बनाएगा कौन? बुनकर। भी बुनकर तो बनाते ना, भी जो कपड़ा बनाता है कच्चा माल से उसको बोलते हैं बुनकर। अब आपको पता है कि भारत जो है वो सूती कपड़े में समृद्ध था, यानी बुनकरों की स्थिति भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या वो भी महत्वपूर्ण थे या नहीं थे। बुनकर कपड़ा बनाएंगे तभी तो भारत जो है समृद्ध होगा सूती कपड़े में। अंग्रेजों का अब अगला टारगेट बुनकर ही थे। उनको पता चल गया था कि बुनकर जो है अगर ये भी हमारे अधीन आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इनको अधीन करने की जरूरत क्यों थी, उस पर बात करते हैं। इनको अधीन करने की जरूरत यूं थी कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो ये भी भारत के बुनकरों से ही कपड़ा लेते थे, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया भाई। इनकी दिक्कत ये थी कि अंग्रेजों के साथ साथ कुछ और भी यूरोपीय देश थे, जैसे एक तो था डच, एक थे पुर्तगाली, एक थे फ्रांसीसी, ये सब भी भारतीय बुनकरों से ही कपड़ा लेते थे। अब आपको पता ही है जब 4 लोग एक ही चीज की डिमांड करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो पैसा है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी भारतीय जो कपड़ा था उसकी मांग इतनी थी जिसके कारण वो हमेशा महंगा ही होता था। यानी इन चारों के अंदर जो है वो क्या होती थी, प्रतिस्पर्धा भी होती थी, यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा भी होती थी कि भी मैं कपड़ा खरीद लूं इसका
या फिर मैं कपड़ा खरीद लूँ। ये चारों आपस में क्या करते थे, ये जैसे इसने बोल दिया 10 रुपए, ये बोल देता था 15, ये बोल देता था 20, ये बोल देता था 25। अब जिसकी रेट ज्यादा होगी हमारे लोग उनको कपड़ा बेच देते थे। यानी वास्तव में भारतीयों को तो हो रहा था फायदा और इनकी हो रही थी आपस में प्रतिस्पर्धा कि हम किस प्रकार से भी अपना कपड़ा खरीदें। यानी अंग्रेजों को इन तीनों से क्या करनी पड़ी थी, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी कपड़ा खरीदने के लिए। और जब वो खरीद भी लेते थे तो उनको महंगे भाव में वो कपड़ा खरीदना पड़ता था। भाई 4 जने एक ही चीज की डिमांड करेंगे तो उसका वो महंगा होना तय है और फिर उनको आपस में लड़ना पड़ेगा, जो ज्यादा पैसे देगा उसका वो कपड़ा हो जाएगा। यही इन लोगों में हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों की देखो, अंग्रेजों में लाख बुराई थी लेकिन अंग्रेजों के अंदर एक चीज है जो उनकी खासियत थी, आपको बताता हूं। अंग्रेजों ने कभी भी समस्या पर फोकस नहीं किया। आप कभी भी देख लेना, इन्होंने प्रॉब्लम पर कभी भी फोकस नहीं किया, इन्होंने हमेशा सॉल्यूशन पर ही फोकस किया। किस प्रकार से, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 2 बंदरगाहों के कारण दिक्कत हो रही थी तो अपने 2 बना ली। अब यहां पर साफ साफ दिक्कत हो रही है इन तीनों की वजह से, इन तीनों की वजह से इन्हें महंगा कपड़ा मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना तरीका ही चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, इनकी समस्या थी कपड़ा महंगा मिल रहा है, अभी वहां पर उसके लिए रो रहे कि हाय मान कपड़ों महंगो मिल गयो, हाय मार तो इतना पैसा लग गया। ये समस्या है कि कपड़ा महंगा मिल रहा है, छोड़ दो। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि अगर इन तीनों को हटा दिया जाए, अगर इन तीनों का दबदबा या इन तीनों को हटा के बाहर ही फेंक दिया जाए तो किसका आ जाएगा कपड़ा, सारा अपना आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक अपने को सस्ते में मिलेगा। यानी हमेशा सोल्व पर फोकस करना है, प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी सी बड़ी हो उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे आधा काम हो गया। अब उस प्रॉब्लम को लेकर बैठना नहीं है, उस प्रॉब्लम को लेकर रोना नहीं है, बल्कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर फोकस करना और फिर उस पर काम चालू कर दो, धीरे धीरे प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ये काम अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पता लगा डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी है, इन तीनों को अगर मार्केट से हटा देंगे तो कपड़े का भाव सस्ता होगा और कपड़ा हमें सस्ता मिलेगा। लेकिन हटाए कैसे, यहां थोड़ी गया तीनों आगे गोली मार दे, संभव ही को नहीं। यानी इन तीनों को हटाने के लिए भी हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा और इन्होंने 2 कार्य किए। कितने कार्य किए, 2। देखो क्या क्या काम किए, 2। एक काम किया, बुनकरों पर पाबंदी लगाई, बुनकरों पर पाबंदी। ये कैसे लगाई भाई, पाबंदी यानी उनको रोक दिया, उन पर कुछ शर्त थोप दी। अब आप बताओ बुनकर इनकी शर्त क्यों मानेंगे भाई, भाई बुनकर भारतीय बुनकर है, उनको जब इतने सारे व्यापारी मिल रहे हैं तो वो अंग्रेजों की बात क्यों मानेंगे, कि उनकी पाबंदियों पर क्यों आएगा। इनके लिए भी इन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था की, इन्होंने बुनकरों को दिया लालच, और यही सबसे बुरी चीज है। इन्होंने इनको दिया लालच। क्या लालच दिया कि भी आपको कच्चा माल जो है कपड़ा बनाने का हम आपको देंगे। यानी इनको बुनकरों कहा कि आपको जो भी कच्चा माल चाहिएगा वो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। एक बात ये कह दी। दूसरा, इसके अलावा जो आपको पैसे की जरूरत होगी वो पैसा भी हम देंगे। यानी आपको जो कच्चा माल चाहिए उसके लिए आप पैसे देते हो, आपको देने की जरूरत नहीं है, हम आपको कच्चा माल दे देंगे। बोल ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसके अलावा आपको जो पैसे चाहिए, भाई जितने दिन आपके पास कच्चा माल आप बनाओगे, आपका घर खर्च भी चाहिए या आपको जो भी अतिरिक्त रुपए चाहिए वो भी कौन देगा, हम देंगे। बोलते हो तो बस आपको ये दोनों हम देंगे, आप हमें माल तैयार करके दो, आप हमें माल तैयार करके दो। अब आप बताओ कौन तैयार नहीं होगा उस समय। उस समय बुनकरों क्या करना पड़ता था, भाई कच्चे माल का पहले पैसे दो, फिर जब तक माल तैयार हो गया, ऑर्डर तैयार नहीं होगा, जब तक ऑर्डर बिकेगा नहीं, भाई बिकना भी तो जरूरी है, तैयार हो गया उसमें क्या है, उसको बेचना भी जरूरी है, जब तक बिकेगा नहीं तब तक उनके पास तो पैसा आएगा नहीं, उसके बाद वो लौटाएंगे किसी को। अब उनको वो झंझट ही खत्म कर दिया, सीधा बोल दिया कच्चा माल भी हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी हम दे रहे हैं, बेचने वाली भी दिक्कत नहीं है, सीधा लाओ हमें हमारा माल दो, और जैसे आप हमारा माल तैयार करके हमें दोगे हम आपको वापस से पैसा दे देंगे आगे वाले ऑर्डर के लिए। यानी लगातार आपको ऑर्डर मिलता रहेंगे, आपको बाजार में जाने की झंझट नहीं है, आपको कुछ सोचना नहीं है, आप सिर्फ आपका इतना काम है जितना कच्चा माल है वो माल लो, अपना तैयार करो, उसके लिए पैसे हम देंगे आपको और तैयार करके पुनः हमारा माल दे दो। यानी एक सर्कल बना दिया जिसके अंदर लगातार यही एक श्रृंखला चल रही थी कि कच्चा माल, पैसा, माल तैयार,
वापस पैसे लो, फिर से माल तैयार करो, यानी यही सर्कल चल रहा था। इसके अंदर जो है वो बुनकर लगातार फंसते जा रहे थे। और इनको कहा कि बस इतना के साथ एक हमारी शर्त है छोटी सी, कि आप हमारे अलावा किसी और को माल दोगे नहीं, यानी आप और किसी को भी जो है अपना माल बेचोगे नहीं। अब उस समय जो बुनकर थे वो लालच में आ गए। भाई ऑब्वियसली सी बात है, सभी आएंगे कि भाई एक तो मुझे इस चीज का पैसा देना पड़ रहा है, इस चीज का पैसा देना पड़ रहा है, मुझे वो कुछ नहीं देना पड़ रहा, सीधा मेरा काम हो रहा है, घर पे बैठे काम हो रहा है, ना बेचने की झंझट ना कुछ और झंझट, यानी सुविधा बढ़ रही है। और सुविधा जो हमेशा कमजोर आदमी तय करती है, ये मैंने बता दिया था। तो इन्होंने भी कमजोर आदमी को तैयार कर दिया और इन्होंने क्या कहा कि हाँ चलो ठीक है ये सब देंगे, बस आप, हमारी तो इतनी सी काम है कि आपको किसी और को अपना माल बेचना नहीं है, आप किसी और के साथ किसी भी प्रकार का जो है संबंध या एग्रीमेंट करोगे नहीं। ये बोला ठीक है, हमारी की दिक्कत है। तो ऑटोमेटिक अब बताओ, जब इनके लिए माल तैयार करेंगे, डच फ्रांसीसी पुर्तगाली हटे नहीं हटे, एक काम। दूसरा, अब ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी जांच कौन करेगा या इसकी निगरानी कौन रखेगा? भी कह तो दिया कि भी औरों को आप माल नहीं बेचोगे, माल तैयार करते ही माल हमें दे दोगे, आपको कच्चा माल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। अब इन सबको देखने के लिए इनकी निगरानी कौन करेगा? इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक पद बनाया जिस पद का नाम था गुमास्ता, यानी गुमास्ताओं की नियुक्ति। गुमास्ता एक पद था जो क्या करता था, जिसका काम था कि जितने भी सारे कार्य हो रहे हैं उन पर निगरानी कौन रखेगा? गुमास्ता। यानी गुमास्ता क्या करता था, गांव जाता था, वहां से माल इकट्ठा करता था, उस माल को अंग्रेजों को भेज देता था और इनको जो पैसा देना होता था वो पैसे दे देता था। यानी जो भी काम करना था वो ये करता था। कपड़े की क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को भी चेक कौन करता था? गुमास्ता ही चेक करता था। यानी अंग्रेजों ने इनको दोनों प्रकार से फंसा दिया। पहला, इनको लालच देकर अपने अंडर में कर लिया, इन पर एक शर्त थोप दी कि आप किसी और को माल नहीं बेचोगे। अब अगर इसके बावजूद भी ये लुका छिपी करके भी अगर माल बेचने की सोचे तो नहीं बेच सकते, क्योंकि इसके लिए इन्होंने निगरानी के लिए गुमास्ता तैयार कर दिया। यानी चारों खानों से इनको क्या किया, अपने सिकंजे में ले लिया। और इससे फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच तो थे, उनके साथ जो व्यापार होता वो व्यापार धीरे धीरे कम होता गया और ये इस कर्जे के अंदर फंसते गए। अब क्या हुआ, जब ये चीजें लगातार चलती रही तो आपको पता है भाई कि एक समय तो आएगा तब इससे या तो इनको फायदा होगा भाई बुनकरों को, या इनको बुनकरों क्या होगा, इससे नुकसान होगा। अब आज जो हम इतना पढ़ेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे कि भी बुनकरों को इससे फायदा हुआ। भाई ये जो व्यवस्था जो तय हुई थी जिसके अंदर गुमास्ता नियुक्त हुए थे, इनको पहले पैसा मिल रहा था, ये बुनकरों के लिए सकारात्मक रही या बुनकरों के लिए नकारात्मक रही? इससे बुनकरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव आया? क्या इनके लिए कोई समस्या खड़ी हुई या इनके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं हुई? ये सब हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।